तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस अपने प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है स्टडी 91। तो आपने पहली क्लास में देखा कि किस तरीके से मैंने आसान बनाया इंग्लिश के ग्रामर को, इंग्लिश के सभी रूल्स को। और आज जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स। तो मेरे व्यूअर्स ये पढ़कर बहुत ही हैरान हो रहे होंगे कि भाई अभी तक तो हम लोग ने पढ़ा है कि इंग्लिश में होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स। बचपन से यही पढ़ाया गया है, हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में जहाँ पर भी इंग्लिश पढ़ा तो वहाँ पर यही पढ़ा कि इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इससे ज़्यादा न इससे कम। लेकिन मैंने यहाँ पर दोस्तों क्या लिख दिया, इंग्लिश में नहीं होते 26 अल्फ़ाबेट्स। तो कितने होते हैं बात करेंगे, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे क्या लिखा, तो क्या अब तक जो पढ़ा था वो गलत पढ़ा था? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि आपने गलत पढ़ा, लेकिन हाँ हो सकता है समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई हो। तो वही जो भी आपके डाउट्स हैं वही हम यहाँ पर आपके डाउट्स को क्लियर करने आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, अनोखे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर देने वाले हैं, ऐसी चीज़ें जो आपने पहले में भी पढ़ी होंगी या नहीं पढ़ी होंगी, एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, लेकिन हाँ अलग तरीके से। दोस्तों जो लोग कामयाब होते हैं अपनी ज़िंदगी में, सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ नया करते हैं, बल्कि करते क्या है, नए तरीके से करते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा अपना तरीका बदलना पड़ेगा अगर आपको सफलता चाहिए तो चलो भाई जल्दी से अब हम लोग अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 नहीं होते, तो जानने की कोशिश करेंगे होते कितने हैं। सो मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट की संख्या इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ, आई वुड लाइक टू चेंज द कलर ऑफ माई पेन। तो इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ एक अल्फ़ाबेट होता है, और सिर्फ इंग्लिश में नहीं दोस्तों, बल्कि हर एक लैंग्वेज की बात करें, हर एक लैंग्वेज में, बीट एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, हर किसी लैंग्वेज में एक ही अल्फ़ाबेट होता है। हम अभी प्रूव करेंगे, देखते हैं कि कैसे इस बात को प्रूव किया जा सकता है। दोस्तों आपको अल्फ़ाबेट का मतलब तो पता होगा, अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है हिंदी में बताएं। तो सभी लोग कहेंगे सर अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। चलो मैंने यहां पर लिख दिया वर्णमाला। तो वर्णमाला इस शब्द से आपको क्या समझ में आ रहा है? भाई आप कहोगे सर ऐसी माला जिसमें बहुत सारे वर्ण होते हैं। और वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है अक्षर, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर्स भी बोलते हैं। तो अब आपने जो ABCD पढ़ी, जिसको आप लोग कहते हो अल्फ़ाबेट, और बता देते हो कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। चलो भाई हम लोग फिर से ABCD पढ़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अभी यहाँ पर बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रॉब्लम तब होती है जब हम लोग बहुत ही स्टैंडर्ड वाली चीज़, लेवल वाली चीज़ पढ़ने लगते हैं जो कि एग्ज़ाम में आती है, लेकिन हमको हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, बेसिक ही नहीं पता होता जो इंग्लिश के फंडामेंटल्स हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम आपको सारे नियम कायदे कानून, इंग्लिश की सारी चीज़ें एक बुक के फॉर्मेट में निकाल के आपके पास रख दें और आपको बैठा दें एग्जाम में, कहते बेटा देखो जो कुछ भी ना आए इस बुक में सब कुछ लिखा हुआ, सारे नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं, आप इसको देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो मुझे लगता है कि कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा अगर उसके पहले से उसने ना पढ़ा हो, उसके अंदर स्किल्स ना हो, और उसको सही तरीके से अगर जानकारी नहीं होगी तो हमेशा गलत ही करके आएगा, राइट। तो वर्णमाला मैंने कहा ऐसी माला जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है अक्षर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर्स। तो ABCD जब हमने पढ़ी और यहाँ पर एंड हुई Z। तो देखो बेटा वर्णमाला लिखा हुआ है ना, माला का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी सीरीज ऑफ समथिंग। तो A से लेकर Z तक यही तो वर्णमाला होती है, तभी तो इसको माला बोलते हैं, राइट। और उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो अब मुझे बताओ ये जो सीरीज़ है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी इसको बोलते हैं, क्या आपने इंग्लिश में एक से ज़्यादा इस तरीके की सीरीज़ पढ़ी है या एक ही पढ़ी है? हाँ एक ही पढ़ी है दोस्तों। यहाँ से लेकर A से लेकर Z तक ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ कहलाती है ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ या अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। इसका मतलब अल्फ़ाबेट हुआ कितना, देयर इज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट इन ईच एंड एवरी लैंग्वेज। तो आप कहोगे कि सर क्या अल्फ़ाबेट अगर एक ही होता है लैंग्वेज का, तो अगर हम इसका प्लूरल लिखना चाहें, ये देखो, और इसका हमने बना दिया S, अल्फ़ाबेट्स कर दिया, तो आप सोचोगे सर कैन वी से अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि आपने तो बताया कि एक ही अल्फ़ाबेट होता है A से लेकर Z तक, और ये क्या होते हैं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटर्स बोलेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, लेटर्स है। A इज द फर्स्ट लेटर, नॉट द अल्फ़ाबेट। क्या बोलेंगे, A इज द फर्स्ट लेटर, B इज द सेकेंड, C इज द थर्ड, एंड सो ऑन।
तो आप सोचो कि सर किताबों में तो ऐसे लिखा रहता है ना कि ए इज़ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट। नहीं बेटा, अगर किसी किताब में लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है आप फिजिक्स की किताबें पढ़ो या केमिस्ट्री की किताबें पढ़ो कि अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, ए को, बी को, सी को उसने अल्फ़ाबेट बोला हुआ है, लेकिन अगर आप सही मायने में इंग्लिश की किसी किताब से पढ़ेंगे तो उसमें अगर उसने लिख दिया है कि ए इज़ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट, तो यकीन मानिए गलत होगा। और हाँ, देखो भाई क्या होता है, कोई भी टीचर इतने ज़्यादा आपके पास प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करने के लिए, पहले ज़माने में तो कुछ नहीं होता था, हम लोग टीचर्स को अपना ब्लाइंडली फॉलो करते थे कि टीचर ने कुछ भी बता दिया तो हमें मानना ही मानना है। लेकिन हाँ, हम लोग भी तो इंसान है ना, क्या टीचर से कभी गलती नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती, मुझसे गलती हो सकती, आपसे गलती हो सकती। अब हमारा काम क्या है एज ए स्टूडेंट कि हमारे पास जब इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब भी है पढ़ने के लिए, हमारे पास तमाम तरीके की बुक्स भी हैं, कोचिंग्स भी हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन है, पेड वंस हैं, तो भाई क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को दिमाग दिया है, तो अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलता है, आपने उसको पढ़ा और अगर आपको कहीं भी लगता है कि अरे हमने तो ये पढ़ा था, अब ऐसा हो रहा है, तो आप उसको सर्च ज़रूर करिएगा, गूगल ज़रूर करिएगा और उस पर रिसर्च करिएगा। और एक चीज़ को मत मानिएगा दोस्तों, क्या होता है कि कभी कभी जब हम लोग एक ही वेबसाइट की बात करते हैं या एक ही किसी चैनल पे हमने एक वीडियो कोई देख लिया, या हो सकता है कि हमने एक बुक खरीद ली, उसमें एक चीज़ ऐसे लिखी हुई थी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हमेशा ही सही हो। या कभी कभी देखा होगा आपने, आप जब वेबसाइट से क्वेश्चन सॉल्व करते हो कभी कभी, या आप किसी बुक से सॉल्व करते हो, तो देखा होगा कभी कदार एक आध जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है, और जो टीचर्स होते हैं वो बताते भी क्लासरूम में आके कि बेटा ये वाली बुक है लेकिन इसमें एक टाइपो है या एक टाइपिंग एरर है, या हो सकता है कि इसमें एक मिस्टेक कर दी गई है या हो गई है, जानबूझ के नहीं कि ये होगी, हो गई होगी। तो उसको बताना हमारे जैसे मतलब लोग जो होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनका काम है, राइट। तो अब किसी ने कहा कि सर हम तो समझ गए यहाँ पर कि 26 क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। तो क्या हम लोग अल्फाबेट्स बोल सकते हैं? देखो भाई, अगर एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, एक लैंग्वेज की, से इंग्लिश की बात करें, चाइनीज़ की बात करें, फ्रेंच की बात करें, जापानीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम अल्फ़ाबेट ही बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि 26 अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पर एक लैंग्वेज की बात की तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक होता है। तो ये सेंटेंस अगर देखा जाए, इवन अगर एग्जाम में भी आ जाएगा तो ये गलत माना जाएगा। तो या तो आप ये कहें कि देयर इज़ वन अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, या तो आप ये भी कह सकते हो कि देयर आर 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा लैंग्वेज की बात करेंगे, एक से ज़्यादा, जैसे आई हैव नॉलेज ऑफ डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, तो अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग अल्फ़ाबेट की नॉलेज है, तो तभी हम लोग कह सकते हैं अल्फ़ाबेट्स का यूज़, इसका प्लूरल का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसके प्लूरल का यूज़ नहीं करना होता। इतनी बात समझ में आई? तो अब इसको हटा देते हैं हम। तो देखो दोस्तों, दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आमतौर पे देखो क्या होता है, आपने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म देखे होंगे जहाँ पे हम लोग स्पॉटिंग एरर्स करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो तो करते ही करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर अपना बेस जो है ना, बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी, तभी तो हम बड़ी इमारत खड़ी कर पाएंगे उस पर। अदरवाइज़ अगर हमने बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लिया लेकिन हाँ छोटी चीज़ें हमको आती नहीं, आमतौर पर बच्चों के साथ ये होता है, बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन छोटी चीज़ें नहीं आती, और अगर वो नहीं आएंगी, नींव मजबूत नहीं होगी, तो आपकी जो बिल्डिंग है, इमारत है, वो ढह जाएगी। इसलिए सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग करिए अपना बेसिक, राइट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का, कि हम लोगों ने जो इंग्लिश पढ़ी और जो कंपटीशन में आती है उसमें किस तरीके से डिफरेंस आता है। देखिए, यहां पे मैंने दो नाउन लिखे हैं, स्टार और दूसरा लिखा है मनी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हैव यू हर्ड अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। दोस्तों, मैं स्पोकन भी सिखाता हूं, और अगर किसी को भी स्पोकन के लिए क्लास लेनी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है इंग्लिश बोलने में या समझने में या इवन प्रोनाउंस करने में किसी वर्ड को, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बाद में आके पता चला कि वो चीज़ें तो होती नहीं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी थी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने पढ़ा था पोएम, स्कूल्स में पोएम याद कराई जाती थी, बाद में पता चला मुझे व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग कि इट इज़ नॉट
पोएम, इट इज़ पोअम, इट इज़ व्हाट, पोअम, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अभी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस के एग्जामिनेशंस हो गए। अभी आपने देखा कि नोटिफिकेशन भी एसबीआई का आ चुका है, तो उससे रिलेटेड हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे आगे, मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी लगाएंगे। लेकिन उससे पहले अरे भाई क्वेश्चंस तो बाद में लगाएंगे, पहले तो हम लोग एक नींव बना लेना, फंडामेंटल्स तैयार कर लें। क्योंकि आपको लगता है, आपको लग रहा होगा कि सर हमें तो सब कुछ आता है, हमने नाउन भी पढ़ रखा है, आर्टिकल भी हमें आता है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन आप अभी हमसे पूछ लीजिए, हम बता देंगे। लेकिन चलिए देखते हैं आपको आता है कि नहीं। तो हम बात कर रहे थे, आपने पढ़ा होगा कि नाउन्स की अगर बात करें तो वैसे तो नाउन्स 5 टाइप के होते हैं, सभी ने पढ़ा होगा। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर होता है, कलेक्टिव होता है, कॉमन होता है, मटेरियल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। लेकिन ताज्जुब वाली बात और मज़े की बात तो ये है कि ये जो आपने पढ़ा है ये एग्ज़ाम में कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आती। अगर मैं आपसे सभी लोगों से डेफिनेशन पूछूं कि व्हाट इज़ नाउन, तो सभी लोग बता ले जाएंगे कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग, एनी आइडिया, एनी इमोशन, और वी कैन से नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। लेकिन यहाँ तक की जानकारी सफिशिएंट नहीं है। एग्ज़ाम में किस तरीके से नाउन में से पूछा जाएगा वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्दर नाउन को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक कैटेगरी है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। बच्चों अभी मैं यहाँ पर कोई भी चैप्टर, स्पेसिफिक चैप्टर लेके नहीं चल रहा हूँ, बल्कि अभी मैं सिर्फ आपको जादू दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। क्योंकि एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क, यानी कि स्ट्रैटेजी आपको बनानी। जैसे कि अगर हम मैचेस की बात करें, क्रिकेट की बात करें, आपने देखा होगा कि ऐसा थोड़ी कि जैसे मान लो मैंने 10 साल क्रिकेट खेली, आज मैच है तो मैं सीधे मैच में पहुंच गया, फील्ड में पहुंच गया, बल्ला लेके, हाँ भाई आज बैटिंग आ गई मेरी। ऐसा नहीं होता है। वो तो कैमरा में दिखाते नहीं, टीवी पे दिखाते नहीं कि उसके पीछे की जो प्रिपरेशन है और जो परस्पायरेशन है, इतनी मेहनत है, वो तो कभी दिखाई नहीं दी जाती कि नेट में कितनी प्रैक्टिस हुई, किस खिलाड़ी ने कितना खून पसीना बहाया है, राइट। तो क्या होता है कि हम लोग पिच भी देखते हैं, मौसम की कंडीशन भी देखते हैं, ड्यू पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बारिश होगी नहीं होगी, सामने वाला हमारा जो है ऑपोजिट टीम है उसमें कौन कौन से खिलाड़ी, उनकी वीकनेस क्या, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, सारी चीज़ें हम लोग जानकर तब जाके फील्ड में जाते हैं खेलने के लिए। उसी तरीके से आपका एग्ज़ाम भी है, चाहे वो कोई सा भी हो। अगर आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, स्मार्ट वर्क नहीं किया, सीधे सीधे आप पहुंच गए एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम देने के लिए, पेपर देने के लिए, पेपर आया, आपको पता नहीं क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है। अच्छा बल्लेबाज वो नहीं होता जो हर एक बॉल पर खेलता है, अच्छा बल्लेबाज वो होता है जिसको पता होता है कौन सी बॉल हमें खेलनी है और कौन सी छोड़ देनी है, राइट। और तभी वो अच्छा बल्लेबाज बन पाता है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स आपने पढ़े होंगे। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स यहां मैंने लिख दिया। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको अभी तक क्या पता है कि आप कैसे डिफाइन करोगे क्या काउंटेबल नाउन होता है और क्या अनकाउंटेबल नाउन होता है, कैसे आप डिफाइन करोगे। तो मेरे व्यूअर्स अपनी अपनी डेफिनेशन इसमें दे रहे होंगे और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी सेइंग दैट कि सर जिसको हम लोग गिन सकते हैं वही काउंटेबल है। बहुत आसान सी चीज़ है सर, इतना मत पूछिए। और जिसको हम लोग नहीं गिन सकते वही होता है अनकाउंटेबल। चलो आपकी बात मैंने रख ली, आपकी बात मैंने मान ली। तो आइए यहाँ आ जाते हैं। तो बताइए स्टार को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। आपको अगर सर आज तक तो किसी ने गिना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट स्टार्स, तो आपके हिसाब से स्टार होने चाहिए अनकाउंटेबल। फिर मैंने पूछा कि कैन वी काउंट मनी, क्या हम लोग मनी को गिन सकते हैं, क्या हम लोग धन को गिन सकते हैं। तो आपने कहा कि सर मनी तो बच्चा बच्चा गिनता है, कि दुकानदार पे अगर जाइए, कोई अगर बच्चा बैठा हो तो आप देखोगे उससे कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं होगी। बड़े बड़े से गलती हो जाएगी लेकिन उससे गलती कभी नहीं होगी कैलकुलेशन में, पैसों का मामला भाई। तो आपने कहा कि सर इसको तो हर कोई गिनता है इसलिए मनी हो जाएगा काउंटेबल। देखिए भाई, लेकिन मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, आपने थंबनेल में ज़रूर देखा होगा कि झूठा सच, जो अभी तक हम लोग को नहीं पता था। हम लोग अंधकार में जो जी रहे थे, कहीं ना कहीं अब उज्जवल की किरण नज़र आती हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों बातें गलत लिखी हुई हैं, क्योंकि स्टार होते हैं काउंटेबल और मनी होता है
अनकाउंटेबल। अब आप कहोगे सर आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे, उल्टा सीधा गलत सही, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें तो आपने बिल्कुल पूरी गलती ही निकाल दी। तो क्या अब हम लोग भरोसा छोड़ दें, जीवन से संन्यास ले लें? नहीं, ऐसा कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है। बस बहुत ही देखो, मैं बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही सुकून से पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए कमेंट बॉक्स में आकर कुछ इसके बारे में फीडबैक देना, बताना कि हाँ मुझे समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो ज़रूर आप वहाँ पे लिख भी सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम देयर। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्टार आते हैं काउंटेबल की कैटेगरी में और मनी आता है अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। तो बात यहाँ पर आपने जो पढ़ा था कि जिनको गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिनको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल, वो बात आपकी यहाँ पर गलत साबित होती हुई। लेकिन हम बताना चाहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने जो पढ़ा है वो गलत हो, लेकिन हाँ हर एक जगह वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह हम वो चीज़ें अप्लाई नहीं होती, जिसको हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं, लेकिन ये कोई अपवाद नहीं है। इंग्लिश में जो कोई भी चीज़ अपवाद कहलाती है वो एक्चुअली अपवाद है ही नहीं। किसी भी रूल में कोई भी अपवाद नहीं है। चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, एक पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? एक्सेप्शन बोल देते थे। लेकिन वो एक्सेप्शन नहीं होता, वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो चलो भाई यहाँ पे प्रूव करते हैं। अच्छा, आपने कहा जिनको गिन सकते हैं जिनको नहीं गिन सकते, लेकिन मेरी जो डेफिनेशन है मैं ये कहता हूं कि सिंपल सा फंडा है कि काउंटेबल का मतलब होता है नंबर्स और अनकाउंटेबल का मतलब होता है क्वांटिटी। राइट? अब आप कहोगे सर इससे समझ में है नंबर्स का मतलब क्या, क्वांटिटी का मतलब क्या है? अरे भाई, जिस भी चीज़ को हम लोग किसी नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं 1 2 3 4 5, और जिसका प्लूरल बना सकते हैं, साथ ही साथ क्या प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल नहीं होगा, ये क्या होगा हमेशा सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। तो जिसमें नंबर ऐड कर सकते हैं, जिसका प्लूरल बना सकते हैं, वही होता है काउंटेबल, और जिसके साथ ऐसा नहीं कर सकते वही बन जाता है अनकाउंटेबल। तो चलो ट्राई करते हैं हम लोग स्टार के साथ और मनी के साथ नंबर लगाने की कोशिश करते हैं। और मैंने कहा कि आई सॉ 5 स्टार्स, से 5 स्टार्स, आई सॉ 5 स्टार्स इन द स्काई। क्या ये एक्सप्रेशन मैंने गलत लिखा? क्या हम लोग 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार होटल की बात करते हैं? इसका मतलब आपने यहाँ पर स्टार के आगे नंबर लगाया ना, नंबर लगा दिया, प्लूरल बना दिया, इसका मतलब ये हो गया काउंटेबल। चलो हम लोग मनी के साथ सेम चीज करने की कोशिश करते हैं। आई हैव 5 मनीज इन माई पॉकेट, कैन वी से, देखिए भाई, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आई हैव 5 मनीज इन माई पॉकेट? ये गलत हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ऑल दो यू कैन से आई हैव 5 रुपीज, इसका मतलब ये हुआ कि रुपी इज काउंटेबल। रुपी क्या है? काउंटेबल। लेकिन मनी अनकाउंटेबल में आ जाता है, और ये चीज़ें हिंदी में भी फॉलो करती हैं। क्या हम लोग सितारे नहीं बोलते, तारे नहीं बोलते, प्लूरल नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं। क्या हम लोग 2 सितारे नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते। 3 बोलते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि धन का, ये जो मनी होता है ना, ये रुपया नहीं होता। एक्चुअली इसका जो अर्थ होता है अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है धन, और धन भी अनकाउंटेबल है, क्योंकि वी कैन नॉट ऐड नंबर एंड वी कैन नॉट मेक द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड धन। तो धन का प्लूरल बनाने की कोशिश कीजिए, क्या बनेगा? धनिया? नहीं नहीं, धनिया नहीं बनेगा। चलो धनो, धनो बना दे, ये भी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये अनकाउंटेबल में आता है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया यहाँ पर कि अगर किसी भी आपको नाउन को देखना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो जस्ट एक चीज़ करके देखनी है आपको, वहाँ पे नंबर लगा के देखो और उसका प्लूरल बना के देखो। अगर पॉसिबल है तो काउंटेबल होगा, नहीं पॉसिबल है तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। राइट? तो उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी मेरे दर्शकों को। इसको रब कर देते हैं। तो बच्चों, तो जो अभी तक हम लोग कहते थे कि सितारों को कोई गिन नहीं सकता, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि असंख्य होते हैं, और असंख्य के लिए, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उसके लिए जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ नॉट अनकाउंटेबल, दैट इज काउंटलेस, और वी कैन से इनफाइनाइट।
जिनको नहीं गिन सकते सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? या तो हम लोग काउंटलेस बोलेंगे या क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट बोलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो काउंटेबल नहीं हो सकते, वो स्टिल दे आर स्टिल काउंटेबल। तो स्टार्स किस में आते हैं? काउंटेबल की कैटेगरी में। लेकिन साथ ही साथ क्या होते हैं? काउंटलेस होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं। तो वर्ड की नज़ाकत को समझिए, एक एक वर्ड में बड़ी बारीकी होती है, क्योंकि अगर चिता में बिंदी लगा दे तो वो चिंता बन जाती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पर आपको कुछ और जादू दिखाने वाले हैं। होता क्या है बच्चों कि जब कभी हम लोग किसी किताब से पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स लेने की कोशिश करते हैं, रूल नियम कायदे कानून पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बड़ी टेक्निकल भाषा लिखी होती है। से उसमें जेरंड लिखा होता है, इन्फिनेटिव लिखा होता है, उसमें एडजेक्टिव लिखा होगा, उसमें नाउन लिखा होगा कि नाउन के साथ ऐसा होता है, जेरंड के साथ ऐसा होता है, इन्फिनेटिव में ऐसा होता है। तो अरे भैया, हम रूल तो तब समझेंगे ना जब हमको ये टेक्निकल टर्म्स पता होंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। या नाउन हमने पढ़ तो लिया, लेकिन नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए ये अभी तक आपको नहीं पता होगा। तो चलो सिखाते हैं कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि एग्जाम में इसकी एप्लीकेशन, भाई हमें पता ही नहीं नाउन क्या है, हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, हमें सब्जेक्ट नहीं पता, वर्ब नहीं पता, ऑब्जेक्ट नहीं पता, तो हम कैसे अपने स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यही वजह है कि आप जब क्वेश्चन करने बैठते हो, कुछ क्वेश्चंस कर ले जाते हो तुक्के में और कुछ गलत हो जाते हैं। तो अब से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है तो चलो भाई बात कर लेते हैं हम लोग नाउन की। और यहाँ पे नाउन चैप्टर में पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ कि एक एक इसका आपको नियम बताऊंगा, बस मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है और कितनी आसानी से आप इन सारी मुश्किल चीज़ों को बहुत ही आसान कर सकते हो अपने लिए। अगर कहा जाए कि किसी एक सेंटेंस में आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है, नाउन को पहचानना है, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? बहुत सारे लोग कर सकते हैं। चलो देखते हैं। एक थोड़ा सा हम लोग लेंथी सेंटेंस लेंगे यहाँ पर, और सेंटेंस को हम लोग दूसरी रिंग से लिखेंगे इससे। He is one of my honest friends who are always ready to help me in the need of help। देखिए भाई, थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस मैंने यहाँ पे कोट कर दिया है। He is one of my honest friends who are always ready to help me in the need of help। This is your sentence and you have to identify नंबर ऑफ नाउन्स, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एक एक को आइडेंटिफाई करना ज़रूर आना चाहिए, तभी आप स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस कर सकते हो। कर तो वैसे भी सकते हो, लेकिन हाँ ऐसे करोगे तो गलत नहीं होगा कभी। एक एक आपको पता है कि एग्जाम में एक एक नंबर का महत्व होता है, तो मुश्किल क्वेश्चंस को हमें छोड़ देना है जो बहुत मुश्किल है, और जो आसान है उनको कर लेना है। यही अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चंस करने बैठोगे तो हो सकता है कि आपका टाइम निकल जाए। तो हम कहेंगे सर आप पहचान के बताइए कि इसमें कितने नाउन्स हैं। तो कई लोग कहेंगे ही नाउन है, कई लोग कहेंगे वन नाउन है, कई लोग कहेंगे ऑनेस्ट नाउन है, लेकिन नहीं, ये सब नाउन्स नहीं है। आप लोग गेस करते जाएं, मेंशन करते जाएं सेंटेंस में कितने नाउन्स हैं। चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ माय बोर्ड। आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और सोच सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, या यहीं पर देख सकते हो कि इसमें नाउन कितने होंगे। तो भाई पहला नाउन हमको मिला फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद दूसरा है नीड, दिस वन, और तीसरा है ये वाला हेल्प नहीं, ये वाला हेल्प, राइट। सो देयर आर 3 नाउन्स इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। उम्मीद है कि यही 3 आपके होंगे, अगर नहीं है तो आपको फिर समझने की देखने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन जाने वाला है। तो देखो, बाय डेफिनेशन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। यू आर नॉट एबल टू डू दैट, आपके गलत हो गए। अब हम ऐसा तरीका समझेंगे, कुछ अलग तरीके से, मैंने कहा ना कुछ अलग नहीं पढ़ना, अलग तरीके से पढ़ना।
कुछ ऐसा तरीका यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जिससे हमसे गलती ना हो जिसमें, और हम लोग सारे के सारे जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है उनको आइडेंटिफाई कर लें। तो बात करते हैं सबसे पहले नाउन की। तो भाई नाउन को पहचाना कैसे जाता है? राइट, एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज माई, और सेंटेंस को यहां पर फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्लोज कर देते हैं। आप इस ब्लैंक में फिल इन द ब्लैंक्स पढ़े हैं ना, कोई ना कोई वर्ड आता है, मैंने यहां पर फुल स्टॉप लगा दिया। मैंने कहा कि यहां पे सिर्फ एक वर्ड आपको लगाना है, एक वर्ड, 2-4 वर्ड नहीं, एक वर्ड लगाना है, उसके बाद फुल स्टॉप कर देना। सारे के सारे पार्ट स्पीच से शुरू करिए, एक एक करके लगाते जाइए, तो आप देखेंगे नाउन के अलावा इसमें कोई दूसरी चीज आ नहीं सकती। टेस्ट करें, चलो करते हैं। कैन वी से दिस इज माई ए, द और एन। कैन वी अप्लाई आर्टिकल हियर? क्या हम लोग आर्टिकल लगा सकते हैं और कह सकते हैं दिस इज माई ए एंड द? ये मेरा ए है, ये मेरा द है, ये मेरा एन है? नहीं कह सकते। नाउन वही होता है कि जिस भी चीज को हम लोग पोजीशन में लिख सकते हैं। पोजीशन का मतलब क्या? अपने अधिकार में बता सकते हैं, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, कंपनी का, रवि का। और जो कोई भी चीज पोजीशन में लिखी जाएगी वही नाउन है, उसके अलावा कोई भी चीज नाउन नहीं हो सकती। तो हमने यहां पर टेस्ट किया आर्टिकल को, अब हम लोग टेस्ट करेंगे से प्रोनाउन को टेस्ट करते हैं। ठीक है, कैन वी से दिस इज माई ही, शी, इट, ही, शी, इट, माई, योर, दिस इज माई, योर कह सकते क्या? नहीं कह सकते। इसका मतलब प्रोनाउन भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। चलो भाई कोई दूसरी चीज़ ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं वर्ब को। चलो वर्ब लगाते हैं। कैन वी से दिस इज माई सिट, दिस इज माई क्रिएट, दिस इज माई पनिश। कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि ये वर्ब्स हैं। क्या आएगा? नाउन आएगा। पनिशमेंट तो हो सकता है, दिस इज माई पनिशमेंट, लेकिन पनिश नहीं हो सकता। रीजन क्या है? पनिश इज अ वर्ब और पनिशमेंट क्या है? नाउन है। यहां पर क्रिएचर हो सकता है, क्रिएशन हो सकता है, क्रिएट नहीं होगा। यहां पर शिट तो हो सकता है, सिट नहीं होगा, क्योंकि शिट इज ए नाउन एंड सिट इज ए वर्ब। तो इसका मतलब वर्ब भी यहां पर नहीं आ सकती, हटा देते हैं इसको। तो अब हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं भाई, एडजेक्टिव। कैन वी से माई ऑनेस्ट, या माई काइंड, माई केयरफुल। क्या ये कह सकते? कि भी नहीं कह सकते, एडजेक्टिव से गलत हो जाएगा सेंटेंस। माई ऑनेस्ट, दिस इज माई ऑनेस्ट, माई काइंड, योर केयरफुल नहीं कह सकते, एडजेक्टिव भी नहीं आता तक। अब लगाते हैं हम लोग एडवर्ब। चलो एडवर्ब लगाते हैं। कैन वी से दिस माई केयरफुली, दिस माई साइलेंटली। पता है क्या एडवर्ब हो सकता है? माई एंड योर में व्यक्त कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। माई केयरफुली, योर साइलेंटली, माई ऑनेस्टली नहीं कह सकते, एडवर्ब भी नहीं आ सकता। तो चलो भाई लगा देते हैं हम लोग। आपके बच्चा प्रिपोजिशन, माई ऑन, योर बिफोर, योर आफ्टर नहीं आ सकता ना। अब चलो लगाते कंजंक्शन। कैन वी से माई एज वेल एज, योर नॉट ओनली बट ऑल्सो, माई देयरफॉर, ये भी योर एंड नहीं कह सकते। इसका मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ नाउन ही आ सकता है। पहली चीज, पहला तरीका क्या है? पोजेशन वाला, कि ट्राई टू एक्सप्रेस द गिवन वर्ड इन पॉजिटिव केस, इफ दिस इज पॉसिबल दैट वर्ड विल बी डेफिनेटली ए नाउन। और दूसरा तरीका यह है ट्राई टू ऐड आर्टिकल। अगर किसी एक वर्ड में आर्टिकल ऐड कर सकते हो, मतलब ए एंड द, किसी एक वर्ड में आर्टिकल लगा सकते हो तो वो नाउन होगा, दूसरी कोई चीज नहीं हो सकती। चलो इसको भी हम लोग सेकंड वाले जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सही है गलत। कैन वी से शी इज ए काइंड, बस द सेंटेंस हियर इज क्लोज्ड। कैन वी से शी इज अ काइंड? नहीं कह सकते, या तो ए हटा दें और सिंपली क्या बोले, शी इज काइंड, तब सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर आपको आर्टिकल लगाना ही है तो यहां पर होना पड़ेगा किसको? नाउन को। तो चाहे तो अब आपकी मर्जी, चाहे तो यहां पर लेडी ऐड कर दो,
टीचर ऐड कर दो, डॉक्टर ऐड कर दो, वट एवर द नाउन इज, डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ पर अगर आर्टिकल आए तो आगे नाउन का होना मस्ट है। तो दो बातें यहाँ पर समझ में आई। पहला ये कि अगर पॉजिटिव केस में लिख सकते हैं तो वही नाउन होगा, और दूसरा क्या समझ में आया, किसी भी वर्ड के आगे अगर हम लोग आर्टिकल लगा सकते हैं, एन द वट एवर द आर्टिकल इज, तो वो नाउन ही होगा। तो चलो यहाँ पर अप्लाई करते हैं ये सारी चीज़ें। कैन वी से माई ही, माई इज, माई वन, माई ऑफ, माई माई, माई ऑनेस्ट नहीं कह सकते। माई फ्रेंड, यस, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ही इज़ माई फ्रेंड। और इवन वी कैन यूज आर्टिकल, कैन वी से आई हैव अ फ्रेंड, द फ्रेंड कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये बन गया हमारा नाउन। क्लियर, पहला नाउन मिल गया। दूसरा क्या था, आगे चेक करते हैं हम लोग। कैन वी से माई हु, माई आर, योर ऑलवेज, योर रेडी, माई टू, माई हेल्प। यस वी कैन से माई हेल्प, आई नीड योर हेल्प। लेकिन स्ट्रक्चर भी तो देखना है, क्योंकि इंग्लिश में एक वर्ड कभी तो नाउन बन जाएगा और कभी वर्ब बन जाएगा, कभी हो सकता है एडजेक्टिव भी बन जाए, कभी हो सकता है एडवर्ब बन जाए। इन द सेम मैनर कोई प्रेपोजिशन है, कभी हो सकता है वो कंजंक्शन की तरह यूज हो, कोई कंजंक्शन है, कभी हो सकता है वो प्रेपोजिशन की तरह यूज। यही तो नाटक होता है अंग्रेजी में, तभी तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में क्रिएट होता है। लेकिन अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट सही हो गया तो भाई उसको हिलाने वाले कोई मिलेगा नहीं। तो अब यहाँ पर आगे मैं पढ़ा और मैंने कहा कि टू हेल्प लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि टू के बाद इन मोस्ट ऑफ द केसेस वर्ब की पहली फॉर्म आती है, जैसे आई वांट टू प्ले। ये थोड़ी कहते हैं आई वांट टू प्लेइंग या आई वांट टू प्लेड, क्या कहते हैं, आई वांट टू प्ले, वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये तो V1 लिखा हुआ है ना, ये नाउन कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये नाउन नहीं बनाया। होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि आई नीड योर हेल्प, बहुत ध्यान समझना, आई नीड योर हेल्प, यहाँ पर हेल्प नाउन है, लेकिन मैंने कहा आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, तो यहाँ पर हेल्प क्या है, वर्ब है, नाउन नहीं है। आगे चलते भाई, यहाँ पर तो पहले से ही दा लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज अवर नीड, वाटर इज अवर नीड, और पोजीशन में तो व्यक्त किया, साथ में आर्टिकल भी लगा दिया यहाँ पर, दा पहले से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये विदाउट एनी डाउट दैट विल बी ए नाउन अगेन, नीड, राइट। अच्छा, यहाँ पर लगा हुआ एक प्रेपोजिशन ऑफ, देखें, और एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दुनिया भर में जितने भी प्रेपोजिशंस हैं, बीट एनी प्रेपोजिशन, दैट विल बी फॉलोड बाय ईदर ए नाउन और ए प्रोनाउन, मतलब उसके बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, तीसरी कोई चीज़ नहीं आ सकती। तो चलो भाई देखते हैं कि प्रपोजिशन है, इसके बाद या तो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा। टू के साथ ऐसा होता है, मतलब एकमात्र प्रेपोजिशन ऐसा है टू, TO2, कि जिसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन अगेन सेइंग नॉट ऑलवेज, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस ज़रूर होते हैं कि जिसमें एक फ्रेज होता है जिसमें टू लगा होता है, TO2, और उसके बाद ING फॉर्म आ जाती है। मैं आपको एग्जांपल भी बता सकता हूँ, जैसे ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज़ एडिक्टेड टू डांसिंग, सिंगिंग, उसमें ING फॉर्म आ रही है। क्यों आ रही है बताएंगे, आगे क्लियर करेंगे। लेकिन अगेन मैंने कहा ना, आपको रटने की कुछ भी ज़रूरत, कुछ भी मत रटिए, बस अपने दिमाग से फैसला कीजिए क्या सही क्या गलत। तो अब मैंने कहा कि TO2 को छोड़कर जितनी भी प्रिपोजिशन है उनके बाद या तो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन जैसा ये दिखता नहीं, मैं इंग्लिश जो आपको बता रहा हूँ टेक्निकलिटी के साथ, मतलब आपको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा रीजनिंग में और इंग्लिश में, क्योंकि मैं इंग्लिश को भी रीजनिंग की तरह बता रहा हूँ। तो ये जो हेल्प है, प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोनाउन क्या होते हैं, ही, शी, इट, दे, वी, यू, तो बचा क्या, नाउन ही तो बचा, इसलिए ये हो गया नाउन यहाँ पर। ठीक है, तो कितने नाउन थे सेंटेंस में, 1, 2 and 3। तो उम्मीद है यहाँ तक बच्चों समझ में आएगा। इसको रब कर देते हैं एक बार। तो अब आप सीख गए होंगे कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। अब हम ये क्यों बता रहे हैं, अभी आपको बताते हैं, एक रूल को क्लियर करने के लिए, जिसको आप रूल कहते हैं, लेकिन मैं उसको रूल नहीं कहता, मैं उसको हमेशा कॉन्सेप्ट कहता हूं। भाई नाउन तो आप समझ गए, आप कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा होमवर्क करने के लिए। चलो मैं दे देता हूं आपको होमवर्क के लिए, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। लिखा हुआ है, आई हैव 5 members in my family and they help
वन अनदर, या मैंने ईच अदर नहीं लिखा, इसका भी कॉन्सेप्ट होता है भाई। एंड दे हेल्प वन अनदर। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड्स नाउन हैं, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में करके आपको बताना है इसमें कितने कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नाउन का काम कर रहे हैं। देखते हैं कितने बच्चे सही बता सकते हैं। तो इसको रब कर दिया जाए। तो अब हम बताएंगे आपको कि एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। एडजेक्टिव, दोस्तों बाय डेफिनेशन एडजेक्टिव क्या होता है सभी को पता है। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड दैट क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो या तो नाउन को क्वालिफाई करते हैं या प्रोनाउन को। यहाँ मैंने लिख भी दिया, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल के तौर पे तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने दो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं। पहला क्या है, ही हैज़ 5 कार्स, और दूसरा क्या है, इट इज़ पॉसिबल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों ही सेंटेंसेस में कौन कौन से वर्ड एडजेक्टिव्स हैं, तो पहला आप देखिए, ही हैज़ 5 कार्स। आपको लगेगा सर एडजेक्टिव तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, और हम तो यहाँ पर कोई क्वालिटी देख ही नहीं पा रहे हैं। भाई कोई काला है, गोरा है, ऑनेस्ट है, ब्यूटीफुल है, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, बताते हैं क्वालिटी किस चीज़ की, क्वालिफाई करते हैं। तो आपको लग सकता है कि सर ऐसा कोई भी वर्ड यहाँ पर नहीं है, तो देयर इज़ नो एडजेक्टिव इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। लेकिन मैं आपको बता दूँ देयर इज़ एन एडजेक्टिव। देखिए भाई बहुत आसान है। एडजेक्टिव की भी डेफिनेशन थोड़ा सा मैं मॉडिफाई यहाँ पर करने की कोशिश करूँगा। आप इस तरीके से मत याद करो जो क्वालिफाई कर सकते हैं नाउन या प्रोनाउन को, बल्कि इस तरीके से याद करो कि जो भी वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई भी खासियत बता दे, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन बता दे, तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बता दे, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन दे दे उसके बारे में, तो बन जाता है एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, कार्स यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस वन इज नाउन, मैंने यहाँ पे एन लिख दिया। और कितनी कार्स हैं भाई, कार्स के बारे में इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड बता रहा है, 5 बता रहा है, तो 5 यहाँ पर क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। राइट। अब यहां पर देखें, इट इज पॉसिबल। इट क्या चीज है, प्रोनाउन है, मैंने यहां पे लिख दिया। और वो कैसा है, पॉसिबल है। इसका मतलब कि क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। यहां पर ये एडजेक्टिव है, यहां पर ये एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया, आपको एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना आ गया ना। अब देखिए, अब मैंने इसलिए आपको ये बताया क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहली चीज में लिखी हुई है, मैंने यहां पे लिखा टू मच, दूसरा लिखा मच टू। तो क्या डिफरेंस होता है टू मच और मच टू में, ये हम जानने की कोशिश करें। कई लोगों ने टू मच तो सुना है, लेकिन मच टू अभी तक नहीं सुना होगा। देखते हैं कैसे यूज किया जाता है इसका, क्योंकि किताबों में लिखा होता है कि टू मच आता है नाउन के साथ, मच टू आता है एडजेक्टिव के साथ। अब बताओ भला, अगर आपको पता ही नहीं है कि एडजेक्टिव क्या है सेंटेंस में, नाउन क्या है, तो कैसे आप ये वाला फॉर्मूला, ये वाला रूल कैसे अप्लाई कर पाओगे। तो पहले तो ये पता होना पड़ेगा ना, आपको पता लगाना पड़ेगा कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। चलो देखते हैं। लिखा है आई एम बिजी दीज डेज, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा, आई हैव बर्डन, राइट। देखो दो सेंटेंसेस मैंने यहां पे लिख दिए हैं। अब आपको अप्लाई करना है वेदर इट इज टू मच और मच टू। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई टू मच बहुत ज्यादा, क्या चीज की बात हो रही, क्या चीज बहुत ज्यादा है, क्या चीज टू मच है या मच टू है, आपको देखनी पड़ेगी। यहां पर बिजी आ रहा है, इससे पहले आपको टू मच टू लगाना। तो बिजी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्योंकि अगर जैसे मैंने कहा है यू आर बिजी, आई एम बिजी, तो ये मेरी और तुम्हारी क्वालिटी को बता रहा है, जो कि प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहा है। तो बिजी क्या बन गया, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के साथ क्या आता है, मच टू।
तो क्या कहेंगे, आई एम मच टू बिजी दीज डेज। अब यहां पर देखिए, आई हैव बर्डन, बर्डन इज व्हाट, नाउन और प्रोनाउन, बताएं भाई, नाउन है या एडजेक्टिव है, क्या है ये भाई? सिंपली आप इसको अपने सेंटेंस में रख के देखेंगे, आप ये कह सकते हो कि दिस इज द कॉज ऑफ माई बर्डन, योर बर्डन, द बर्डन। आप आर्टिकल लगा सकते हो, आप पॉजिटिव फॉर्म में लिख सकते हो, इसका मतलब ये नाउन है, और अगर ये नाउन है तो क्या लगाना है, टू मच, आई हैव टू मच। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपने देखा सिर्फ पढ़ना ही नहीं, सिर्फ रटना नहीं, बल्कि चीज़ों को इस तरीके से मोल्ड करके, इस तरीके से फोल्ड करके, इस तरीके से मॉडिफाई, डिफरेंटली कुछ करना है कि हमें चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे और अगले लेक्चर के साथ, जहाँ पे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। तो जय हिंद।